ये सारी सूरत हाल है और ये बेंच जो है तश्कील दे दिया गया है, इसके क्या असरात होंगे ये जो मामला है देखते हैं, क्योंकि अदालती कार्रवाई तो अब चलनी है। क्या फैसला होता है तो वक्त बताएगा। इस वक्त तज्जिया कार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल अच्छा मुजम्मिल साहब, ये आर्टिकल ये जो है 62(1)(f जिसके तहत नाअहली है, ये मामला अब अदालत में है और हम देख रहे हैं कि मियाँ साहब के हवाले से बातें एक तरफ हो रही हैं कि उनको चौथी बार वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, फिर कागजात भी उनके मंजूर हो गए हैं। आप इस सारे मामले को किस तरह देख रहे हैं इस मौके पर जब ये मामला खुलेगा? देखें, आइन में कहीं ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं है। ये तो एक अदालती फैसला है जिसमें कहा गया कि जहां आइन में नाअहली की मुद्दत नहीं लिखी गई और लफ्ज़ सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन है, उसको ताहयात तस्वर किया गया है। अब अदालत के पास तो कोई कानून बनाने का, आइन में तरमीम करने का हक अख्तियार हासिल नहीं है। वो तो सिर्फ आइन की तशरीह करते हैं और उन्होंने ये तशरीह की कि जहां मुद्दत का तयन नहीं है वहां मुद्दत ताहयात होगी। ये अदालत की तशरीह है, कोई कानून या कोई आइन में तरमीम नहीं है। अब कानून और आइन बनाना तो पार्लियामेंट का अख्तियार है। पार्लियामेंट ने ये देखते हुए कि एक अदालत ने इसकी एक तशरीह की है, उसके ऊपर कानून बना दिया कि जहां नाअहली की मुद्दत नहीं है वहां भी मुद्दत 5 साल ही होगी। और मैं समझता हूं कि अदालती फैसले पर पार्लियामेंट के कानून को तरजीह हासिल होगी, क्योंकि बहरहाल कानून बनाना पार्लियामेंट का अख्तियार है, अदालत का अख्तियार नहीं है। अदालत ने एक इबहाम के तौर पर तशरीह ज़रूर की थी, लेकिन जब कानून बन गया है तो फिर वो तशरीह दूसरे दर्जे पे चली गई और जो कानून है उसको पहला दर्जा हासिल हुआ। तो अब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एक जानिब तकरीबन 3000 से जायद कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, बहुत बड़ी तादाद। एक तो कागजात जमा होने की बड़ी तादाद थी 2023 के इलेक्शन, 24 के इलेक्शन के मुतालिक, दूसरा कागजात मुस्तरद होना, और अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का जिस तरह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आन पहुंचा है, इलेक्शन पर किस तरह के असरात इसके होंगे? लेकिन 2013 में 14% कागज रिजेक्ट हुए, 2018 में 11% हुए, 2023 में अब कोई 12% हुए। लिहाजा हम ये तो नहीं कह सकते कि पिछले 3 या 4 इलेक्शंस में कागजात के मुस्तरद होने की जो शरह है उसमें को बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। सही। बल्कि अभी भी रिकॉर्ड 2013 को हासिल है जहाँ 14% है, इस बार 12% हुए हैं। आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक सियासी जमात का ये क्या है कि उनके कागजात ज्यादा मुस्तरद हुए हैं और बनिस्बत बाकी, वरना शरह तो हर इलेक्शन के मुताबिक ही है और जो शरह है उसमें कोई ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। अब उस सियासी जमात के हवाले से जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, वैसे तो ट्रिब्यूनल्स में उन्हें देखा जाएगा, उनके जो लीडर हैं वो नाअहल हैं, लिहाजा उनके कागजात जो हैं वो मुस्तरद उस बुनियाद पर हुए हैं। कुछ उनके लीडर जो हैं वो मफरूर और इश्तिहारी हैं, मसलन गंडापुर, हमाद अजहर, उन लोगों को उस रिजेक्ट हुए हैं कि कोई मफरूर और इश्तिहारी इलेक्शन, आप जेल से तो इलेक्शन लड़ सकते हैं आप, लेकिन आप मफरूर और इश्तिहारी होकर नामालूम मुकाम से इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, जिसमें कासिम सूरी के भी रिजेक्ट हुए हैं और गंडापुर के भी हुए हैं। जी। तो ये कुछ के एसेट्स पे हुए हैं। अब जब उस्मान डार साहब की वालदा की आप बात करें तो वो एक प्लॉट है जो उन्होंने शो नहीं किया हुआ। हमने तो इस मुल्क में एक वजीर आजम को ना लेने पर निकाल दिया है, कुछ किसी कैंडिडेट के पास प्लॉट हो और उसने शो ना किया हो। और इसी तरह शेख रशीद साहब की अगर आप डिस्कस करें तो उन्होंने एक रेस्ट हाउस की पेमेंट नहीं की है। तो आपको याद होगा कि परवेज रशीद साहब ने भी पंजाब हाउस की पेमेंट नहीं की थी, तो उनके सेनेट में कागजात मुस्तरद हो गए थे, हालांकि वो पेमेंट अदालत में जमा कराने को भी तैयार थे, पे ऑर्डर लेके आए थे, जी। लेकिन अदालत ने पे ऑर्डर नहीं लिया था और कहा था कि कागज जमा कराने से पहले पेमेंट करनी है। तुम ऐसा क्या हो रहा है जिसका पाकिस्तान के कानून में जवाज मौजूद नहीं है या जो पहले नहीं हुआ, तो मैं उस पर जरूर आपसे कहूं कि कोई गैर मामूली बात हो रही है। और अगर अगर ये कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है और पहले होता रहा है, तो फिर इस बार भी बर्दाश्त कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब के इसको फिर हम जो बार बार कुछ जमातें कह रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो ये फिर लेवल प्लेइंग फील्ड ही है अगर कोई गैर कानूनी काम ही नहीं हो रहा। तो लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड देना ना इलेक्शन कमीशन का काम है।
ना ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो ऐसा ही है जैसे क्रिकेट मैच है, जो होस्ट टीम है वो पिच अपनी मर्जी की बना लेती है, तो आप कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही। अगर किसी जमात को पॉलिटिकल एडवांटेज मौजूद है, अगर एक जमात के ऊपर मुकदमात हैं का और दूसरी पर नहीं है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? का मुकदमा इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं बनाए। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार भी नहीं है कि वो बैक जुम्बिश कलम सारे मुकदमात ख़त्म कर दे, तो वो तो अदलिया के पास इख्तियार है। लिहाजा लेवल प्लेइंग फील्ड आप किससे मांग रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जितने मुकदमात हैं वो अदालत ख़त्म कर दे क्योंकि मुल्क में इलेक्शन है? तो क्या ये इख्तियार अदालत के पास मौजूद है? मेरे ख्याल में आगे इलेक्शन देखकर सियासी जमातों को ये समझ होनी चाहिए कि कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। कानून तोड़ने से आप कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं। जिन लोगों पर 9 मई के मुकदमात हैं उनको इलेक्शन कमीशन या अदालत ने तो नहीं कहा कि 9 मई कर दें। अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है तो उसको क्या एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि जाकर तुम ये कानून तोड़ दो ताकि तुम्हारे खिलाफ हम लेवल प्लेइंग फील्ड बना सकें। सियासी जद्दोजहद कानून के दायरे में अच्छी लगती है, जब सियासी जद्दोजहद कानून के दायरे से निकल जाती है तो वो सियासी भी नहीं रहती। तो सर इस तमाम तर सियासी जमात में इलेक्शन में अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बार बार बात करती रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात करती रही कि इस सारे सिनेरियो में मियां नवाज शरीफ साहब या उनकी जमात को कुछ एक्स्ट्रा फेवर्स इंतज़ामिया की जानिब से मिल रही है, चलें इलेक्शन कमीशन के नहीं, तो क्या आप समझते हैं ये एक्स्ट्रा फेवर्स चाहे वो किसी भी तरह से अफसरान हो चाहे निगरान हुकूमत हो उनकी तरफ से हो रही है? देखिए, पहली बात जो वो कहते हैं एक्स्ट्रा फेवर की, वो तो नवाज शरीफ के बरी होने की या उसको जमानत मिलने की या उसके अहल होने को वो कहते हैं कि हमसे लेवल प्लेइंग फील्ड ले ली गई है। अब नवाज शरीफ पिछले 4 इलेक्शंस में से 3 इलेक्शंस में नाअहल थे। 2002 में भी इलेक्शन नहीं लड़े, 2008 में भी नहीं लड़े, 13 में लड़े और 18 में भी नहीं लड़े। तो अगर हम पिछले 21 साल के इलेक्शंस के 4 इलेक्शंस देखें तो 3 इलेक्शन नवाज शरीफ ने नहीं लड़े और 1 इलेक्शन नवाज शरीफ ने लड़ा है। क्या नवाज शरीफ के अहल होने और उसके इलेक्शन लड़ने से बाकी जमातों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाता है? क्या हम ये समझें कि जिस इलेक्शन में नवाज शरीफ बतौर उम्मीदवार या बतौर कैंडिडेट मौजूद होगा, वो इलेक्शन में बाकी जमातों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड ही खत्म हो जाएगी? ये बात समझने से कासर हूँ कि उन्होंने 3 इलेक्शन नहीं लड़े तो लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी के पास मौजूद थी। आज अगर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो ये सिर्फ नवाज शरीफ का अहल होना या उम्मीदवार होना बाकी जमातों से लेवल प्लेइंग फील्ड ख़त्म कर देता है। अब जहाँ तक आपने इंतज़ामिया की बात की है, तो पंजाब के वज़ीर आला को तो आसिफ जरदारी साहब अपना बेटा कहते हैं। अभी पीछे हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि नदीम अफजल चांद को कख नहीं पता, वो मेरा बेटा है और वो ठीक काम कर रहा है। मैं आपका सवाल मानूं या आसिफ जरदारी साहब का जवाब मानूं, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है। सही। अच्छा मुजम्मिल साहब, लेकिन एक और मामला है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून क्योंकि बड़ी जमात है, इलेक्शन में नज़र भी आ रही है क्योंकि पंजाब में वो एक बड़ी जमात है, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, साथ ही साथ जमीयत उलमा इस्लाम, दीगर सियासी जमातों के साथ इत्तहाद भी हो रहे हैं, तो क्या ये एक इत्तहादी हुकूमत आगे बनती हुई नज़र आ रही है या पाकिस्तान मुस्लिम नून वाकई पंजाब से इतनी मेजॉरिटी लेगी कि बाकी इत्तहादी तो होंगे लेकिन वो कहते हैं कि अपनी ही जमात की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होगी जिस पे वो इतना प्रेशर नहीं होता जिस तरह मियाँ शहबाज शरीफ पर एक प्रेशर बहरहाल रहा 13 महीने 16 महीने की हुकूमत में? लेकिन पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान, ये जो हमारा इलेक्शन है इसका बेसिक बैटलफील्ड पंजाब है। आप देखें ना, 141 कौमी असम्बली की सीटें जो हैं वो पंजाब में हैं। अब पंजाब जीतने की पोजीशन में कौन कौन सी सियासी जमातें हैं, हम उसको एनालाइज कर लें तो हमें पाकिस्तान में इलेक्शन की सूरत हाल समझ आ जाएगी। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब जीतने की पोजीशन में है? पीपल्स पार्टी के पास तो पंजाब के तमाम हलकों में उम्मीदवार ही नहीं है। क्या MKM पंजाब जीतने की पोजीशन में है? क्या JUIF पंजाब जीतने की पोजीशन में है? क्या बाप पार्टी पंजाब जीतने की पोजीशन में है? क्या ANP पंजाब जीतने की? पंजाब में मुकाबला है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का। अब अगर पंजाब मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान डिवाइड हो जाता है तो फिर तो एक मखलूत हुकूमत बन जाएगी जी। और अगर पंजाब
एक सियासी जमात जीतती है और दूसरी पीटीआई नहीं सही। जीत सकती। 100 सीटें वो ले जाते हैं 141 में से 110, तो फिर तो वो अपनी बड़ी सियासी जमात बनकर बिल्कुल। आसानी से हुकूमत बना लेंगे। लेकिन अगर आप पंजाब को डिवाइड करता है, जैसे कि पिछली दफा को 50-60 सीटें 2018 में मुस्लिम लीग नून ले गई थी, और पीटीआई वो पंजाब से ही लेके गई थी ना, जो 80 सीटें इन दी जी हाँ। एंड जाकर बनी थी स्पेशल सीट्स। तो क्या इस दफा पीटीआई तो पंजाब मुजम्मिल से साहब, जो आप बात हार करें फिर जाते? इसका मतलब है पंजाब ही बैटलफील्ड है, वहां से ही जो मजबूत सियासी जमात के तौर पर सामने आएगी वो हुकूमत बनाना भी आसान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सीनियर साहब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब अगला आने वाला